जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी पर लक्ष्मीकांत इसका 23rd चैप्टर मतलब पार्लियामेंट्री कमिटीज़ देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको किसी भी लेक्चर की PDF चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए, पार्लियामेंट के बारे में सब कुछ हमने पार्लियामेंट चैप्टर में देखा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने पार्लियामेंट चैप्टर जो है वो अच्छे से देखा होगा। तो पार्लियामेंट में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। अब ये जो लोग हैं ये अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। मतलब ये जो पार्लियामेंट में काम करते हैं इनके काम वेरिड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मोदी जी बोल रहे हैं मित्रों फॉरेन जाओ नहीं जाओ, तो उस पर राहुल जी बोल रहे हैं मोदी जी अकेले अकेले। तो इस तरीके से इनके जो काम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, काफ़ी वेरिड होते हैं, और इस तरीके के जब ये काम करते हैं तो हो सकता है इन्हें टाइम नहीं मिलता हो। जो एडिक्वेट टाइम है जो इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए देना होता है वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि काफ़ी बिजी होते हैं। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। उसी के साथ साथ प्रॉपर एक्सपर्टाइज यहाँ पर नहीं मिलता है। मतलब कोई पर्टिकुलर काम है, उसमें कोई पर्टिकुलर एक्सपर्टाइज चाहिए, तो हमें पार्लियामेंट में ज़रूरी नहीं है कि वो जो एक्सपर्टाइज है वो मिलेगा। अब जैसे कि अगर कोई पैसों का काम है तो पैसों से रिलेटेड अगर काम हो तो ज़रूरी नहीं है हमारे पास पैसों से रिलेटेड जो एक्सपर्ट हो वो मौजूद हो। तो हम क्या कर सकते हैं, पैसों में एक्सपर्ट हो तो उसे हम अपॉइंट कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। मतलब जो पर्टिकुलर काम है पैसों से रिलेटेड, उसके लिए जो पैसों में एक्सपर्ट हो तो उसके हाथ में दे सकते हैं ताकि वो हैंडल कर पाए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह आता है, जैसे राहुल जी बोल रहे हैं कि अकेले पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं, ये पैसे लेकर कहीं भाग गया तो इसलिए इनके साथ किसी और को भी रखना पड़ेगा ताकि ये जो है पैसे लेकर ना भाग पाए। तो इनके साथ किसे रखेंगे, तो ये कह रहे हैं मैं हूँ ना। तो अब ये दोनों जब साथ में पैसों के ऊपर काम करेंगे तो हम ये अश्योर्ड रह सकते हैं कि ये भागेंगे नहीं। तो इस तरीके से जो कमिटीज़ है वो यहाँ पर बनती है। अब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रकार की कमिटीज़ बनती है, जिसमें जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उस चीज़ से रिलेटेड वो लोग इसमें लिए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो कमिटीज़ है वो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब जो हमारा संविधान है उसमें भी मेंशन किया हुआ है कि जो कमिटीज़ है डिफरेंट प्लेसेस में वो रहनी चाहिए, लेकिन हमारे संविधान में स्पेशल प्रोविजंस जो है कंपोजिशन, टेन्योर, फंक्शंस, इससे रिलेटेड कुछ बताया हुआ नहीं है। ये सब कुछ उन्होंने पार्लियामेंट के हाथ में छोड़ दिया है कि आप आपके हिसाब से देखो आपको क्या करना है। तो ये सारे जो मैटर्स है ये डेल करते हैं बाय रूल्स ऑफ द टू हाउसेज। जो दोनों हाउस है लोकसभा और राज्यसभा, उनके जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो है उसका गठन किया जाता है। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे मोदी जी जो है ये यहाँ पर अगर कोई कमेटी फॉर्म करते हैं, जैसे ये बोल रहे हैं कि तुम पैसा देखो, तुम हॉस्पिटल्स देखो। मतलब एक एक कमेटी यहाँ पर गठन कर रहे हैं कि तुम पैसे का देखो, दूसरी कमेटी देखेंगे तुम हॉस्पिटल्स देखो, तीसरी कमेटी देखेंगे तुम स्कूल्स देखो। तो यहाँ पर जो कमेटी वाले हैं वो बोलेंगे मोदी जी आप क्या देख रहे हो, तो मोदी जी यहाँ पर बोल रहे हैं मैं थोड़ा एफिल टावर देख कर आता हूँ। तो ऑन लाइटर नोट, तो ये जो मोदी जी ने यहाँ पर कमेटीज फॉर्म की है, क्या ये पार्लियामेंट्री कमेटीज कहलाएगी? तो नहीं, ये पार्लियामेंट्री कमेटीज नहीं कहलाएगी, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज है उसके कुछ रूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो वो रूल्स क्या है हम वो जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटीज जो उसकी कंडीशंस क्या है, ये कंडीशंस अगर कमेटी सेटिस्फाई करती है तो पार्लियामेंट्री कमेटी कहलाएगी। पहली कंडीशन तो ये है कि वो अपॉइंटेड रहना चाहिए या फिर इलेक्टेड रहना चाहिए बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन। मतलब या तो वो इलेक्टेड रहना चाहिए हाउस में से, या अपॉइंटेड रहना चाहिए हाउस में से, या फिर जो स्पीकर या फिर चेयरमैन होते हैं, स्पीकर कहाँ के होते हैं तो लोकसभा के होते हैं, चेयरमैन कहाँ के होते हैं तो राज्यसभा के होते हैं। तो जो स्पीकर या फिर चेयरमैन है उन्होंने नॉमिनेट किया हुआ होना चाहिए, और इन्होंने जो स्पीकर और चेयरमैन है उनकी डायरेक्शन में यहाँ पर काम करना चाहिए। और जो भी रिपोर्ट रहेगी जिस पर भी वो काम करने वाले हैं, पैसे से रिलेटेड हो, हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, हेल्थ से, एजुकेशन से, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो हाउस में पेश करना चाहिए या फिर स्पीकर या फिर चेयरमैन के पास देना चाहिए। उसी के साथ साथ उनके पास सेक्रेटरीट रहना चाहिए, और ये कौन प्रोवाइड करेगा तो लोकसभा या फिर राज्यसभा प्रोवाइड करेंगे। जो कंसल्टेटिव कमिटीज़ रहती है जिससे हम कंसल्ट करते हैं, उसमें भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ नहीं कहते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं। जैसे हमने मोदी जी का एग्जांपल देखा था, आप हॉस्पिटल का देखो, आप स्कूल का देखो, तो हमने देखा था कि वो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ नहीं कहलाती है, क्योंकि वो ये कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई नहीं करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कौन कौन सी है और उनकी कंडीशंस क्या क्या है। तो अब देखिए, यहाँ पर जो कमिटीज़ होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है स्टैंडिंग कमेटी, दूसरी होती है एडॉक कमेटी। स्टैंडिंग मतलब क्या होता है कि जो परमानेंट होती है, और एडॉक मतलब क्या होता है जो टेम्पररी होती है।
मतलब हम रिलेट कर सकते हैं जो स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं मतलब जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनसे, और जो एडहॉक है वो प्राइवेट जॉब में जो है उनसे, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं मोस्ट प्रोबेबली परमानेंट होते हैं और जो एडहॉक मतलब जो प्राइवेट जॉब में होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हो स्टैंडिंग और एडहॉक कमिटीज़। अब देखिए कौन कौन से स्टैंडिंग कमिटीज़ है। स्टैंडिंग कमिटीज़ मतलब जो परमानेंट कमिटीज़ है। तो परमानेंट कमिटीज़ कौन कौन सी है, तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट आती है फाइनेंशियल कमिटीज़, और उसमें ये 3 आते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आती है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है कमिटी टू इंक्वायर, उसके बाद आती है कमिटीज़ टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल। तो ये जो कमिटीज़ है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो फाइनेंशियल कमेटी है और डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आती है कमिटीज़ रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑफ हाउस, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट कमेटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जितनी भी कमिटीज़ है सब अच्छे से देखेंगे जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर कोई भी कमेटी न्यूज़ में रहती है तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उस पर भी सवाल बन सकते हैं। उसके बाद आती है हाउस कीपिंग कमिटीज़ और सर्विस कमिटीज़। अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं फाइनेंशियल कमिटीज़। अब फाइनेंशियल कमिटीज़ में सबसे पहली कमेटी आती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इसका ओरिजिन हमें 1921 में देखने को मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। अब ये जितने भी एक्ट्स है हमने ऑलरेडी जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का उसमें कवर किए हुए हैं, तो अगर आपने एक्ट्स नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। अभी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसमें कितने लोग होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, तो इसमें 22 मेंबर्स होते हैं। अब उसमें भी बायफर्गेट होते हैं, तो उसमें से 15 जो है वो लोकसभा से होते हैं और 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पता रहना चाहिए लोकसभा से ज़्यादा है राज्यसभा से कम है। तो ये जो लोग हैं जो 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, तो ये इलेक्ट कैसे किए जाते हैं, तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन खास बात इसमें यह है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इलेक्ट नहीं किए जा सकते, और एक बार ये इलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद कितने दिनों तक रह सकते हैं, कितने सालों तक रह सकते हैं, ये 1 साल के लिए रहते हैं। मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये हर साल इसमें नए 22 मेंबर्स जो है वो इलेक्ट होते हैं। और अब जो भी कमेटी होती है उसका कोई ना कोई चेयरमैन रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब जो चेयरमैन होते हैं वो कौन रहेंगे, तो ऑब्वियस है कि जो कमेटी के लोग हैं उसमें से ही किसी न किसी को चेयरमैन बनाया जाएगा। तो अब ये चेयरमैन कौन बनाता है, स्पीकर यहाँ पर अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल कर आती है, जो स्पीकर है कन्वेंशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में इसके बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन कन्वेंशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के वो मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हैं, वो रूलिंग पार्टी के होते हैं, और जो डिप्यूटी स्पीकर होते हैं वो अपोजिशन पार्टी के होते हैं। अब ये कन्वेंशन बना हुआ है, तो इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो स्पीकर है वो अगर किसी को भी नॉमिनेट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो वो ऑब्वियस है कि खुद की पार्टी से ही करेंगे। तो इसलिए जो चेयरमैन रहेंगे क्या वो हमेशा रूलिंग पार्टी के ही रहेंगे। तो पहले ऐसा हुआ करता था, 66-67 तक जो चेयरमैन थे कमेटी के वो हमेशा रूलिंग पार्टी से ही बिलोंग किया करते थे। लेकिन 1967 के बाद से कन्वेंशन एक डेवलप हुआ जहाँ पर जो चेयरमैन है कमेटी के वो इनवेरिएबली अपोजिशन से रहते हैं। अब यहाँ पर हम फंक्शंस जानने की कोशिश करते हैं कमेटी के। अब देखिए जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, फाइनेंस अकाउंट होता है यूनियन गवर्नमेंट का, उसे एग्जामिन करने का काम ये कमेटी करती है। उसी के साथ साथ कोई भी ऐसे अकाउंट जो लोकसभा के सामने रखे जाते हैं उसे भी एग्जामिन करने का काम ये कमेटी करती है। तो ये जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये क्या करता है, कंपेयर करता है कि जितने पैसे सैंक्शन किए गए थे, अभी सपोज फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री पैसा लेके भागो योजना, अगर इस योजना के लिए गवर्नमेंट ने 2000 करोड़ अगर सैंक्शन किए हैं, लेकिन जो लोग हैं वो सिर्फ 1000 करोड़ ही पैसा लेकर भाग पाए हैं, तो ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये कंपेयर करता है कि कितने पैसे अलोकेट किए गए थे और उसके बाद कितने जो है वो इस्तेमाल हो पाए हैं। और जो फाइनेंस अकाउंट होता है वो एनुअल रिसीट्स और डिसबर्समेंट जो होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के वो दर्शाता है। उसी के साथ जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है और ऑडिट रिपोर्ट होती है सीएजी की, उसे भी स्क्रूटिनाइज करने का काम ये कमेटी करती है। और इसमें क्या क्या देखा जाता है, जो पैसा है वो प्रॉपर तरीके से डिसबर्स्ड हुआ है या नहीं हुआ है, अप्लाइड सर्विस के लिए या फिर कोई पर्पस के लिए। उसी के साथ साथ जो एक्सपेंडिचर है वो उस अथॉरिटी के पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, जो वो सब देख रहा है। अब एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सरकार जो है अगर वो बोलती है कि प्रधानमंत्री खड्डा खोदो योजना, उसे अगर 100 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, तो जो पैसा यहाँ पर इस योजना के लिए दिया गया है ये लीगली अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद जो इस योजना को देख रहा है उसके पास ये प्रॉपर तरीके से पैसा पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, तो ये सब कुछ देखने का काम कमेटी करती है।
उसी के साथ साथ जो अकाउंट्स होते हैं स्टेट कॉर्पोरेशन के, ट्रेडिंग कंसर्न्स के, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स के, ऑडिट रिपोर्ट सीएजी की जो होती है उस पर ये सब कुछ भी एग्जामिन करने का काम ये कमेटी करती है। और जो ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज होती है उनके जो अकाउंट्स होते हैं उसे भी एग्जामिन करने का काम ये कमेटी करती है। तो इन शॉर्ट हम देख सकते हैं कि जो भी अकाउंट्स होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के, ऑटोनॉमस बॉडी के, सेमी ऑटोनॉमस बॉडी के, स्टेट कॉर्पोरेशन के, ट्रेडिंग कंसर्न के, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स के, उन सब के जो अकाउंट्स है उसे एग्जामिन करने का काम कौन देखता है? तो ये कमेटी देखती है। अब जो सीएजी यहाँ पर ऑडिटिंग करते हैं रिसीट्स की, एग्जामिन करते हैं अकाउंट्स की, स्टोर्स एंड स्टॉक्स, तो उसे भी कंसिडर ये कमेटी करती है। तो उनकी भी जो रिपोर्ट है उसे कंसिडर करने का काम ये कमेटी का होता है। अब देखिए, अगर प्रधानमंत्री खड्डा खोदो योजना, इसके लिए अगर 100 करोड़ रुपए ग्रांट किए गए हैं, लेकिन जिसके हाथ में वो दिया हुआ है काम उसने 150 करोड़ रुपए जो है वो लगाए, तो ये भी एग्जामिन ये कमेटी करती है कि जो भी पैसा किसी सर्विस में अलोकेट किया गया है वो फाइनेंशियल ईयर में और कितना एक्सेस में पैसा गया है उस सर्विस के लिए। और ये जो कमेटी है इसके जो गाइड है, फ्रेंड है, फिलोसोफर है, इसका काम कौन करता है? तो जो सीएजी होते हैं वो काम करते हैं। तो सीएजी पर भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। अब देखिए, यहाँ पर लिमिटेशंस देखने की कोशिश करते हैं हम इस कमेटी की। तो देखिए, जो भी पॉलिसीज होती है उस पर जो भी क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं ब्रॉडर सेंस में उससे कंसर्न नहीं रखती है। मतलब जो भी अकाउंट्स है सिर्फ उसका एग्जामिन करने का काम ये कमेटी करती है। बाकी जो भी ब्रॉडर सेंस में जो भी क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं पॉलिसी पर, उससे किसी भी तरीके से कंसर्न नहीं रखती है कि जो पॉलिसी है ये प्रॉपर तरीके की है या नहीं है, ये पॉलिसी में इतना पैसा खर्च होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है इतना हस्तक्षेप नहीं होता है इस कमेटी का। और ये जो कमेटी होती है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करती है अकाउंट्स के। मतलब ऑलरेडी इतना सारा सब कुछ देखा हुआ होता है, फिर से उसका पोस्टमार्टम नहीं, इसमें क्या हुआ, 1 रुपये यहाँ लगा, 1 रुपये वहाँ लगा, तो ये सारा काम जो है ये कमेटी करती है। और जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें बिल्कुल इंटरवीन नहीं कर सकती, उसमें बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और इनके जो भी रिकमेंडेशंस होते हैं वो एडवाइजरी होते हैं, बिल्कुल बाइंडिंग नहीं होते हैं मिनिस्टर्स पर। मतलब अगर मिनिस्टर सोचते हैं कि प्रधानमंत्री पैसा लेके भागो योजना, इसमें 2000 करोड़ सैंक्शन होने चाहिए, और अगर ये एडवाइस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये एडवाइस करते हैं कि यहाँ पर 2000 नहीं 1500 करोड़ रुपए तो भी सैंक्शन करो, तो यहाँ पर मिनिस्टर जो है वो बोलेंगे नहीं हम नहीं करना चाहते। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं क्योंकि इनके जो भी रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं रहेंगे। और जो डिसअलावेंस होता है एक्सपेंडिचर का डिपार्टमेंट के थ्रू, ये भी पावर इनके पास नहीं होती है। और ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। अब एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं? तो ऑर्डर इशू कर सकते हैं, उनके पास पावर होती है ऑर्डर इशू करने की, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, इसलिए क्या है, तो ये जो ऑर्डर है वो भी इशू नहीं कर सकती है। और जो फाइनल डिसीजन है वो कौन लेगा? तो पार्लियामेंट जो है वही फाइनल डिसीजन ले सकती है। तो ये कमेटी डायरेक्ट इस आदमी के पास आकर ये नहीं बोल सकती कि प्रधानमंत्री खड्डा खोदो योजना में 100 करोड़ नहीं 50 करोड़ की ही आवश्यकता है। ये पार्लियामेंट को बताएगी और फाइनल डिसीजन जो है वो पार्लियामेंट लेगी। उसके बाद नेक्स्ट आती है एस्टीमेट्स कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है। इस पे क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसका भी ओरिजिन हमें 1921 में देखने को मिलता है, लेकिन फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस ये जो कमेटी है 1950 में हमें देखने को मिलती है। और किसके रिकमेंडेशन पर? तो जॉन मिथाई, इनके रिकमेंडेशन पर हमें देखने को मिलती है। अब इसमें कितने लोग होते हैं? तो ओरिजिनली जब ये 1950 में आई थी तब हमें 25 मेंबर्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन 1956 में 30 मेंबर्स इसमें लाए गए। अब इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं लोकसभा से कितने होते हैं और राज्यसभा से कितने होते हैं। जैसे हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी देखी थी, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 मेंबर्स रहते थे, उसमें से 15 जो है वो लोकसभा के रहते थे और 7 जो है वो राज्यसभा के रहते थे। लेकिन यहाँ पर एस्टीमेट्स कमेटी में क्या होता है, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से एक भी इंसान नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी चाहिए। और यहाँ पर भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से ये इलेक्ट किए जाते हैं। इसमें भी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इलेक्ट नहीं हो सकते हैं और इनका भी टेन्योर 1 साल का होता है। मतलब 1 साल में 30 लोग जो है वो इलेक्ट होंगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर से 30 लोग जो है वो इलेक्ट किए जाएंगे। यहाँ पर भी जो चेयरमैन होते हैं वो उनमें से ही किसी को अपॉइंट किया जाता है और वो कौन करते हैं? तो जो स्पीकर होते हैं वो करते हैं। और यहाँ पर जो चेयरमैन होते हैं वो इनवेरिएबली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना चाहिए। अब फंक्शंस क्या है? अब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, इफिशियंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जो भी पॉलिसी से रिलेटेड होता है, ये सब कुछ कौन रिपोर्ट करता है? तो जो एस्टीमेट कमेटी होती है वो रिपोर्ट करती है। और ये जो 3 पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए, सरकार ने कोई पॉलिसी लेकर आई है प्रधानमंत्री खड्डा खोदो योजना, लेकिन अगर इस कमेटी को लग रहा है कि प्रधानमंत्री कुआं खोदो योजना से ज्यादा इफिशियंसी जो है वो आ सकती है, तो ये सजेस्ट कर सकती है। मतलब यहाँ पर जो अल्टरनेटिव पॉलिसीज होती है
वो ये कमेटी सजेस्ट कर सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इनका काम एग्जामिन करने का होता है जो पैसा है वो प्रॉपर तरीके से लेड आउट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है विद इन द लिमिट्स ऑफ पॉलिसी इम्प्लाइड इन द एस्टिमेट्स। मतलब वही प्रॉपर तरीके से पैसा जो है वो दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, प्रॉपर लिमिट में दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। और उसी के साथ जो फोर्थ होते हैं वो सजेस्ट करने का काम होता है जिस तरीके से जो एस्टिमेट्स है वो प्रेजेंट किए जाएंगे पार्लियामेंट को। अब देखिए जो चीजें कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को दी हुई है तो वो सारी चीजें यहाँ पर ये एक्सरसाइज नहीं करेगी। और ये जो कमेटी होती है ये एग्जामिनेशन जो है टाइम टू टाइम कर सकती है एस्टिमेट्स का थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर। और उसी के साथ जो भी एग्जामिनेशन में निकलता है वो रिपोर्ट कर सकती है हाउस को। और ये जो चीज़ है इनकम्बेंट नहीं रहेगा कमेटी पर जो एग्जामिन करेगी एंटायर एस्टिमेट्स ऑफ एनी 1 ईयर। और इन केस अगर कमेटी जो है वो किसी भी तरीके की रिपोर्ट नहीं बनाती है फिर भी जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है फाइनली वोट किया जा सकता है। और यहाँ पर जो लिमिटेड रोल है इस कमेटी का वो कहाँ कहाँ पर आता है, तो ये जो कमेटी होती है बजट एस्टिमेट तभी एग्जामिन कर सकती है जब वो वोट किया गया हो पार्लियामेंट के तरफ से, उससे पहले ये एग्जामिन नहीं कर सकती है। और उसी के साथ साथ ये क्वेश्चन भी नहीं कर सकते किसी पॉलिसी को अगर पार्लियामेंट लेकर आती है तो, मतलब प्रधानमंत्री खड्डा खोदो योजना अगर ये पार्लियामेंट लेकर आती है तो क्वेश्चन नहीं कर सकती क्यों लेकर आए हो। और इनके भी जो रिकमेंडेशन है वो एडवाइजरी होते हैं, बाइंडिंग नहीं होते हैं मिनिस्टर्स पर, जैसा हमने पिछली कमेटी का देखा था। और हर साल ये कुछ सिलेक्टेड मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट जो है उसे ही एग्जामिन करती है। और इसी तरीके से अगर रोटेशन वाइज जाते हैं तो काफ़ी साल लग जाते हैं पूरी जो डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज होती है उसे एग्जामिन करने में। एक्सपर्ट असिस्टेंस जो है वो भी यहाँ पर नहीं होता है CAG का। अब CAG का जो असिस्टेंस है वो किसके पास होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास होता है, क्योंकि जो मेंटर गाइड होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के वो CAG होते हैं। तो यहाँ पर एक्सपर्ट असिस्टेंस जो है CAG का वो इस कमेटी को नहीं मिल पाता है। और इनका भी जो काम है पोस्टमार्टम टाइप का ही होता है जैसे हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी का देखा था। अब यहाँ पर नेक्स्ट कमेटी आती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अब ये फॉर्म कब की गई थी, 1964 में फॉर्म की गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्ण मेनन कमेटी। अब इसमें कितने लोग हैं, तो ओरिजिनली 15 मेंबर्स थे। अब जब 15 मेंबर्स थे तब 10 लोकसभा से थे और 5 राज्यसभा से थे। लेकिन 1974 में इसे भी 22 मेंबर की बॉडी जो है वो बना दी गई थी। तो जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी है तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के भी 22 लोग थे, तो 15 लोकसभा से थे और 7 राज्यसभा से थे। उसी तरीके से यहाँ पर भी 1974 में जब ये 22 मेंबर की बॉडी बन चुकी थी तब यहाँ पर 15 लोकसभा से थे और 7 राज्यसभा से थे। ये भी इलेक्ट किए जाते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। इनका भी टेन्योर 1 साल का होता है। मिनिस्टर जो है यहाँ पर भी इलेक्ट नहीं हो सकते हैं। और उसी के साथ जो चेयरमैन होते हैं वो स्पीकर के द्वारा यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं। और यहाँ पर खासियत ये है कि यहाँ सिर्फ लोकसभा से जो चेयरमैन है वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब इस कमेटी के क्या फंक्शंस है, तो जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स इसके जो अकाउंट्स होते हैं और जो रिपोर्ट्स होती है उसे एग्जामिन करने का काम इस कमेटी का होता है। और जो CAG होते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, तो उनकी भी जो रिपोर्ट होती है उसे भी एग्जामिन करने का काम इस कमेटी का होता है। और उसी के साथ साथ जो अफेयर्स होते हैं रिलेटेड टू पब्लिक अंडरटेकिंग्स वो प्रॉपरली मैनेज किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद द साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स, तो इसका भी एग्जामिन करने का काम किसका होता है, तो इस कमेटी का होता है। और उसी के साथ साथ जो स्पीकर होते हैं वो अलग अलग प्रकार के काम देते हैं। तो जो स्पीकर जो भी तरह का काम देते हैं तो उसे भी एक्सरसाइज करने का काम किसका होता है, तो इस कमेटी का होता है। अब ये जो कमेटी है कौन कौन सी चीज़ें एग्जामिन नहीं कर सकती है, इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है, तो जो मेजर गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है जो अलग होती है बिजनेस या फिर कमर्शियल फंक्शन से पब्लिक अंडरटेकिंग की, तो ये सारे जो मैटर्स होते हैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती ये कमेटी। और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उससे भी रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं ये कमेटी बिल्कुल नहीं देख सकती है। या फिर कुछ ऐसे मैटर्स हो सकते हैं जहाँ पर कोई पर्टिकुलर पब्लिक अंडरटेकिंग जो है वो स्टैब्लिश की गई हो कुछ स्पेशल स्टेटस से, तो वो भी जो मैटर होते हैं वो ये कमेटी नहीं देख सकती है। उसके बाद लिमिटेशंस कहाँ कहाँ आती है इस कमेटी की, तो ये जो कमेटी होती है वो 1 साल में 10-12 अंडरटेकिंग से ज़्यादा एग्जामिन नहीं कर सकती है। ये भी जो कमेटी है पोस्टमार्टम जो है उसके नेचर में काम करती है। टेक्निकल मैटर्स में ये कमेटी बिल्कुल दखलंदाजी नहीं कर सकती है क्योंकि इनके जो मेंबर्स होते हैं नॉन टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, इनको टेक्निकल चीज़ों का कुछ भी पता नहीं होता है। और इनके जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो एडवाइजरी होते हैं, बाइंडिंग नहीं होते हैं मिनिस्टर्स पर। तो इस तरीके से हमने जो फाइनेंस कमेटी है वो इस वीडियो में कवर की है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की जो कमेटीज़ है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।